वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। समीर मायरा को अपनी तरफ आते देख रहा था। उसने उसका इरादा भांप लिया था। उसने बड़े शालीन लहजे में मायरा को उपटन लगाने से मना किया, मगर मायरा तो चैलेंज कबूल करके आई थी। समीर के कहने पर वो भला वापस कैसे जा सकती थी। उसने हाथ बढ़ाकर जल्दी से समीर के चेहरे पर उपटन मलना चाहा। समीर ने फौरन उसकी कलाई थाम ली और मायरा ने जब अपनी कलाई छुड़ानी चाही तो कट कट करके उसके हाथ की कई चूड़ियां टूट गईं। कुछ चूड़ियां टूटकर मायरा की कलाई में घुस गईं और समीर के हाथ में भी थोड़ी सी चुभ गईं। मायरा की कलाई से खून बह रहा था। दोनों की नजरें मिली। समीर शर्मिंदा था, जबकि मायरा के चेहरे पर जख्मी होने के बावजूद शोखी थी। मायरा ने एक पल समीर को गहरी नजरों से देखा और फिर पलटकर लड़कियों में गुम हो गई। वहां मौजूद सभी लड़कियां मायरा हार गई का शोर मचाने लगी और समीर के कान खड़े हो गए। वो समझ गया था कि इन लड़कियों ने जरूर आपस में शर्त लगाई थी। उसे बड़ा दुख हुआ कि अगर वो जरा सा उपटन लगवा लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता। वो तुरंत उठा और उसने मायरा को तलाश किया। वो अभी एक कोने में अपनी कलाई पकड़े खड़ी थी और खून अब भी बह रहा था। समीर ने पहले तो अपनी जेब से रूमाल निकालकर उसकी कलाई पर बांध दिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, मायरा हार नहीं मान सकती, लाओ लगाओ मुझे उपटन। मायरा ने समीर के चेहरे पर थोड़ा सा उपटन मल दिया और लड़कियां मायरा जीत गई का शोर मचाने लगी। समीर की फितरत में किसी को दुख देना शामिल नहीं था, इसीलिए यही सोचकर उसने मायरा से उपटन लगवा लिया था। लेकिन मायरा ने इस वाकये को किसी और ही नजर से देखा और उसकी सहेलियों ने उसकी इस जीत को कुछ का कुछ रंग दे दिया। समीर मायरा के ख्वाबों में बस गया था। नफीसा बेगम को जब इस घटना का पता चला तो वो बहुत खुश हुई। वो मायरा को अपनी बहू बनाने का सपना देखने लगी। वैसे भी मायरा उनकी पहली पसंद तो थी ही, लेकिन दूसरी तरफ इंतकाम की आग में सुलगता राजा सलीम। अपने 2 कोशिशों के बावजूद वो समीर को ठिकाने नहीं लगा पाया था। अपनी नाकामी का बदला तो उसने बाबू करंट को मारकर ले लिया था, लेकिन इंतकाम की आग अभी तक बुझी नहीं थी। वो समीर की मौत का ख्वाहिशमंद था और इस काम को अब उसने खुद ही करने का इरादा कर लिया था। उसने समीर के आसपास अपने खबरी फैला रखे थे, जो समीर की हर हरकत की खबर उस तक पहुंचा रहे थे। उसे मालूम पड़ गया था कि समीर अपने बड़े मामू अरशद के गांव आया हुआ है और उस गांव का रास्ता कंगनपुर के पास से गुजरता था। राजा सलीम ने अपने साथ कुछ खास आदमी लिए थे और वो उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा था। वहां से समीर की नाकाबंदी करके उसे ऊपर पहुंचाना आसान था। मेहंदी की रस्म के बाद समीर ने अपनी मां को वापस चलने का इशारा किया तो मामू अरशद की सारी लड़कियां पीछे पड़ गईं।
उन्होंने नफीसा बेगम से रात को रुकने की जिद की। रात को गाने बजाने का कार्यक्रम होना था, और जब मामू मामी ने नफीसा के साथ समीर को भी रोकना चाहा, तो समीर ने यही ठीक समझा कि वो मां को यहां छोड़ दे और खुद यहां से निकल जाए। नफीसा बेगम हालांकि रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन सबकी जिद के आगे वो बेबस हो गई। ये तय हुआ कि सुबह मामू खुद नफीसा बेगम को रोशनगढ़ी छोड़ आएंगे। इसके बाद समीर जीप में रोशनगढ़ी की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ 2 मुलाजिम थे जो जीप में पीछे बैठे थे। वो गाड़ी खुद ही चला रहा था। समीर राय सदपक्की सड़क पर अपनी जीप को दौड़ा रहा था, इस बात से बेखबर कि दुश्मन उसकी घात में बैठा है। राजा सलीम ने समीर पर इस हमले की मंसूबाबंदी बड़ी होशियारी से की थी। उसने अपने कई गुर्गे आम के पेड़ों पर बैठा दिए थे, जहां से सड़क एकदम साफ नजर आती थी, और राजा सलीम खुद बाग में जीप में बैठा था। घने पेड़ों के कारण बाग में अंधेरा था। सड़क से आने वाला कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कोई अंदर उसे निशाने पर लिए हुए है। राजा सलीम के पास दूरबीन लगी टेलीस्कोपिक राइफल थी, और उसने अपने आदमियों को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो गोली नहीं चलाए कोई भी फायर नहीं खोलेगा। सलीम खुद एक माहिर शिकारी था। उसका निशाना बहुत अच्छा था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे, और वो काफी देर से समीर का इंतजार कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार वहां से 2 किलोमीटर दूर तैनात था, जिसे समीर के गुजरते ही शॉर्टकट से आकर राजा सलीम को खबर करनी थी कि शिकार आ रहा है। राजा सलीम मोटरसाइकिल सवार का इंतजार बड़ी बेचैनी से कर रहा था। उसे यकीन था कि समीर आज उसके हाथों बचकर नहीं जा पाएगा। उसके 2 बंदे पेड़ों पर दाएं बाएं बैठे थे, और एक बंदा उसके पीछे भी था, जबकि वह खुद जीप में इस तरह बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार का सिग्नल मिलते ही वो राइफल खुली हुई जीप के शीशे पर रखे और फायरिंग तनातन शुरू कर दे। राजा सलीम अपने इस मंसूबे से खुश था, जबकि सबका राजा और इस दुनिया का मालिक अपनी मंसूबे बंदी में मसरूफ था। उसे दूर से आती मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। पेड़ों पर बैठे हमलावरों ने अपनी राइफल सीधी कर ली। राजा सलीम भी मुस्तैद हो गया। वो कोई और मोटरसाइकिल वाला भी हो सकता था, लेकिन उन्हें तैयार होना जरूरी था, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले के बाग में पहुंचने के बाद समीर की जीप के नमूदार होने में ज्यादा देर नहीं लगती। मोटरसाइकिल के सामने आने से पहले ही एक भारी आम डाल पर से टूटकर राजा सलीम के पीछे बैठे बंदे की राइफल की नाल पर गिरा। नाल नीचे को झुकी। हड़बड़ी में उंगली अचानक दबी। गोली चली और सीधी राजा सलीम की खोपड़ी में जा लगी। राजा सलीम खुद को मौत का फरिश्ता समझ रहा था, लेकिन वह खुद मौत का शिकार हो गया था। एक ही गोली ने उसके सर के चीथड़े उड़ा दिए थे। उसका कहना एकदम सच साबित हो गया था। वाकई एक गोली बंदे की जान लेने के लिए काफी होती है, और ऊपर वाले को अगर किसी को बचाना होता है तो उसे कोई नहीं मार सकता। समीर को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो तो बड़े आराम से बाग के पास से गुजरकर अपने घर रोशनगढ़ी पहुंच गया था। उसे अगले दिन राजा सलीम की मौत का पता चला। गोली चलाने वाला फरार था, और ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि राजा सलीम के ही एक वफादार ने उस पर गोली क्यों चलाई। उसकी मौत एक पहेली बनकर रह गई थी। वहां अपने महल में परमान अपनी सिंहासन नुमा भव्य कुर्सी पर विराजमान था। यह भी एक 4 दरवाजों वाला बड़ा कमरा था, जिसमें एक दीवार से दूसरी दीवार तक सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। इस कमरे के एक कोने में ऊंचा स्टेज था, जिसकी सीढ़ियों तक एक और कालीन था। स्टेज पर एक तरफ 2 साजिंदे बैठे हुए थे,
एक के हाथ में बीन थी और दूसरे के गले में ढोल। बीन की आवाज और ढोल की थाप पर तबूह नाच रही थी। कमरे के चारों दरवाजे बंद थे। तबूह के बदन में जैसे बिजलियां भरी हुई थी। वो स्टेज पर किसी बिजली की जैसे ही कौंध रही थी। उसका सांवला खूबसूरत जिस्म थिरक रहा था। उसकी आंखों में हीरे जैसी चमक थी। उसके शरीर की थिरकन इतनी तेज थी कि उस पर नजर जमाना कठिन हो रहा था। ये नाच लगभग 1 घंटे तक जारी रहा। नाच खत्म होने पर तबू स्टेज से उतरी और परमान के सामने झुक गई। परमान ने खुश होकर कहा, वाह तबू वाह, तेरा कोई जवाब नहीं। जब तू नाच रही होती है तो हमारे अंदर की दुनिया में भूचाल आ जाता है। बोल, क्या मांगती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए परमान, तेरे ये मीठे बोल ही मेरे लिए काफी है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और नैनी तेजी से अंदर दाखिल हुई। परमान और तबूह दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। परमान ने बड़ा खिन्न होते हुए कहा, इसे क्या हुआ? क्या जल्दी है? तबूह ने जल्दी से एक काली चादर अपने बदन पर डाली और नैनी की तरफ बढ़ी। उसके कुछ कहने से पहले ही नैनी ने बोला, रंतारों ने दरसी को परेशान कर रखा है। वो बेचारी बाहर खड़ी है, परमान से मिलना चाहती है। तबूह पलटकर परमान की तरफ आई। परमान, दरसी आई है, उसको फौरन बुलाइए, मामला संगीन है। कुछ पलों बाद ही बुजुर्ग दरसी परमान के सामने खड़ी थी। परमान ने पूछा कि क्या बात है। परमान, अब मुझसे बरहा की हिफाजत नहीं हो पा रही। क्यों? क्या हुआ? क्या वो सरकशी पर उतर आई है? वो बेचारी क्या सरकशी पर उतरेगी? सरकशी पर तो वो उतरा हुआ है। अच्छा, रंतारों की बात करती है? हां परमान, तूने सही जाना। गलती हमारी है कि हमने बरहा को वक्त से पहले उसके नाम से जोड़ दिया, और दूसरी गलती यह कि उसे बता भी दिया कि बरहा उसी की है। रंतारो हमारा बेटा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो हमारी बस्ती की परंपराओं से बगावत कर दे। दरसी, तू फिक्र ना कर, हम कल ही बरहा का कोई इंतजाम कर देंगे। वैसे भी वो अब 5 साल की हो गई है, उसके लिए अब इस बस्ती में रहना दुश्वार है। दरसी ने सुकून की सांस ली। वो परमान के सामने कमर तक झुकी और वापस दरवाजे की तरफ चली गई। सूरज की पहली किरण उजागर होते ही परमान ने हूरा को तलब कर लिया। ये बुतों वाला कमरा था और परमान इस वक्त सुर्ख ईंटों के फर्श पर काली चमकती खाल पर आसन जमाए बैठा था। एक दरवाजा खुलते ही भीम का हूरा नमूदार हुआ और वो झूमता हुआ परमान की तरफ बढ़ा। परमान उसे बड़ी दिलचस्पी से अपनी तरफ आते देख रहा था। पास आकर हूरा उसके सम्मान में थोड़ा झुका और फिर सीधा तनते हुए बोला, परमान, हुक्म कर। कैसा है तू हूरा? मैं तुझे एक अहम काम सौंप रहा हूं। तेरी जरा सी लापरवाही तुझे मुश्किल में डाल सकती है। परमान, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, तू निश्चिंत रह। जानता हूं, जानता हूं, इसीलिए यह काम तुझे सौंप रहा हूं। हुक्म कर, क्या करना है मुझे? बरहा को इस बस्ती से बाहर लेकर जाना है तुझे। रंतारों बगावत पर आमादा है। वो कहीं बरहा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा। ये ठीक है कि बरहा उसकी है, लेकिन बरहा को अभी उसके हवाले करने का वक्त नहीं आया। वैसे भी बरहा को इस बस्ती की आबो हवा रास नहीं आ रही। उसका हुस्न मंद पड़ने लगा है। तो उसे यहां से ले जा और देवांग के हवाले कर दे। बस इतना ही काम करना है तुझे। परमान के आदेश के बाद दूसरा दरवाजा खुला और तबूह बरहा का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुई। बरहा इस वक्त सुनहरी तारों से बना एक अजीबो गरीब लिबास पहने हुई थी।
वो अपना हाथ छुड़ाकर दौड़ती हुई परमान की तरफ बढ़ी और फिर बेतकल्लुफी से उसके घुटनों पर बैठ गई। परमान के सर पर ताज की तरह बैठे सांप ने सर झुकाकर बरहा को सलामी दी और फिर सीधा होकर बैठ गया। परमान ने बरहा का एक हाथ पकड़कर चूमा और फिर उसे उठाकर अपने सामने खड़ा कर लिया। उसने गौर से बरहा की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया। बरहा पर फौरन ही अचेतना सी व्याप्त होने लगी और फिर वो एकदम परमान के हाथों पर झूल गई। और हूरा, वो बरहा की बजाय तबू को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तबू ने भी उसकी नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर ली थी, लेकिन उसने हूरा की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखा। वो चुपचाप बरहा को ही देख रही थी। तबू ने बरहा के फूल से गाल पर प्यार किया और उसे हूरा की तरफ बढ़ा दिया। हूरा ने बड़ी कोमलता और सावधानी के साथ बरहा को अपने हाथों में ले लिया और फिर किसी मशीन की तरह वापस मुड़ गया। तबू के दिल में एक कसक सी उठी। हूरा हर मुलाकात पर उससे ये जरूर पूछता था कि वो कैसी है, लेकिन आज उसने कोई बात नहीं की थी। तबू के दिल में एक टीस सी उठी और वो लंबे चौड़े हूरा को दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर उदासी से मुस्कुरा दी। दरवाजा बंद हो चुका था और तबू परमान की तरफ पलटी। परमान ने उसका चेहरा गौर से देखा और उदासी की वो झलक देखकर उसने पूछा, क्या हुआ तबू? तू उदास है? क्या बात है? तबू के दिल में चोट था। वो एकदम परेशान हो गई। क्या वो हूरा के बारे में परमान को बता दे? नहीं, आज वो हिम्मत नहीं कर पाई। वो बात बनाते हुए बोली, परमान, बरहा बस्ती से चली गई, क्या ये उदासी की बात नहीं? ओह, तो तू बरहा के लिए उदास है। अब बरहा है ही ऐसी कि उससे जुदाई पर कोई भी उदास हो जाएगा। रंतारो बहुत खुशकिस्मत है कि उसकी तकदीर में बरहा लिख दी गई है, मगर वो बदतमीज सब्र करने के लिए तैयार ही नहीं। तबू तुम उसे समझाओ ना, वरना वो मेरे हाथों सजा ना पा जाए। परमान, तू फिक्र ना कर, मैं उसे समझाऊंगी। वैसे भी अब बरहा बस्ती से जा चुकी है, अब कोई खतरे की बात नहीं है। परमान तेजी से चलता हुआ उस बुतों वाले कमरे से बाहर निकल गया। यह एक हरा भरा इलाका था। भीम का हूरा बरहा को कंधे से लगाए अपने खास अंदाज में चला जा रहा था। उसके कंधे से लटकी घंटी टन टन बोल रही थी और जल्दी ही वृक्ष द्वार आ गया। ये इस मायावी बस्ती की आखिरी जद थी। ये एक बहुत बड़ा चौड़े तने का पेड़ था जिसमें एक दरवाजा बना हुआ था। ये एक ऐसी खुली जगह थी कि हूरा जैसा भीम का आदमी भी बड़ी आसानी से इस तने से होकर जा सकता था। हूरा पेड़ के तने के पास रुका। उसने अपने कंधों पर लटकी जंजीर उतारी। उसमें लटकी घंटी तेजी से बजी। हूरा ने जंजीर घुमाकर जोर से तने पर मारी और कड़कदार आवाज में बोला, मैं हूं हूरा। इसके बाद वो दरवाजा खुला और हूरा थोड़ा सा सर झुकाकर तने में अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन हूरा को मालूम था कि अंदर किस तरह का रास्ता है। ये एक ढलान वाला रास्ता था। वो रेत पर तेजी से नीचे उतरता चला गया। कुछ ही पलों बाद वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया और तेजी से रेत पर दौड़ने लगा, किसी तेज रफ्तार ऊंट की तरह। उसके पीछे रेत का बादल उठता जा रहा था और वो देखते ही देखते इस रेत के बादल में गुम हो गया। उधर देवांग दरिया किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा हूरा का इंतजार कर रहा था। उसे परमान का संदेश मिल चुका था। हूरा ने वहां पहुंचने में देर नहीं की थी। वह कुछ ही पलों में देवांग के सामने आकर खड़ा हो गया। मासूम बरहा अभी तक बेसुध थी
और हूरा के कंधे से लगी हुई थी। हूरा ने उसे कंधे से हटाकर अपने दोनों हाथों में संभाला और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, मैं हूं पूरा। देवांग तेरे लिए परमान की अमानत लाया हूं, इसे वसूल कर। देवांग ने बरहा को उसके हाथों से लिया और कंधे से लगा दिया। वो बोला, हूरा, मैं समझ गया। मैंने परमान की अमानत वसूल की। मुझे उसका पैगाम तो पहले ही मिल चुका है। अब तू लौट जा। यहां से अब मैं जानूं और मेरा काम। हूरा ने फिर एक बार कंधे से जंजीर उतारी और पीतल की घंटी को जोर से जमीन पर मारा और साथ ही नारा उछाला, मैं हूं हूरा। घंटी के जमीन से लगते ही वहां से रेत का बादल उठा और हूरा उसमें गुम हो गया। उसके जाने के बाद देवांग दरिया में उतर गया और बड़ी सावधानी के साथ दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। हवेली में शाम होने को थी और समीर बिस्तर पर लेटा गजलों का कैसेट सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके सिरहाने कोई खड़ा है। समीर ने आंखें खोली तो अपने सामने मायरा को खड़ा देखा। उसे अपने सामने पाकर वो फौरन उठकर बैठ गया। मायरा का यहां उसके कमरे में आना कोई अनोखी बात नहीं थी। वो हवेली में आती रहती थी और जब भी आती थी तो समीर से मिले बिना जाती नहीं थी। समीर भी उससे बड़ी शालीनता से पेश आता था। मायरा ने कहा, ओह, गजलें सुनी जा रही हैं। इस गाने की तो मेरे पास भी 2 कैसेट्स हैं। समीर ने तुरंत ही रिमोट से टेप रिकॉर्डर की आवाज धीमी कर दी। ये आप हर वक्त अपने कमरे में ही क्यों सिमटे रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तन्हाई पसंद है। तन्हाई पसंदी आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से दूर ले जाती है और मैं इंसानों से दूर ही रहना चाहता हूं। इंसानों से इस बेजारी की वजह पता नहीं। आइए बाहर चलें। बाहर? बाहर कहां? हवेली से बाहर। अपनी जीप निकालिए और मुझे मेरे गांव तक छोड़कर आइए। ओह, तो ये बात है। ठीक है। समीर ने जीप निकाली और मायरा को बिठाकर अपने रास्ते चल पड़ा। उसे सामने से एक ऊंट आता हुआ दिखाई दिया। समीर ने अपनी जीप की रफ्तार धीमी कर दी। फिर वो ऊंट जब जीप के पास से गुजरा तो समीर उस ऊंट पर बैठी औरत को देखकर चौंक पड़ा। वो नमीरा थी। ये 2 ऊंट थे। दोनों सड़क के किनारे आगे पीछे चल रहे थे। सड़क छोटी थी, इसीलिए समीर ने अपनी जीप की रफ्तार कम कर दी थी। यूं जब पहला ऊंट गाड़ी के सामने से गुजरा तो उसने समीर पर कयामत ढा दी। ऊंट की काठी में जो औरत बैठी थी वो पक्का नमीरा थी, उसकी अपनी बीवी नमीरा। हालांकि उसका लिबास देहाती था और उसने परंपरागत तरह से कोहनियों तक चूड़ियां पहनी हुई थी। समीर ने नमीरा को देखते ही ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक नमीरा का ऊंट आगे बढ़ गया था। अब दूसरा ऊंट उसके सामने से गुजर रहा था। इस ऊंट पर एक मर्द सवार था जिसकी दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। उसका शरीर एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उसकी रंगत सांवली थी और आंखों में जैसे खास चमक थी। ये शख्स भी समीर राय को कुछ जाना पहचाना लगा। हाँ, वो वाकई जाना पहचाना था। समीर को वो मलंग फकीर नुमा शख्स अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान के रास्ते में मिला था और उसने समीर से कहा था, मूर्ख, कब्रिस्तान क्यों जाना है तुझे? खाली कब्रों में क्या रखा है? जाना है तो रेगिस्तान में जा। इस तरह की बात कहकर वो मलंग पेड़ों के झुंड में कहीं गायब हो गया था। समीर हड़बड़ा गया। मायरा, तुमने देखा? क्या? क्या देखा? वो पहला ऊंट, उस पर नमीरा सवार है। मैंने नहीं देखा। मतलब
इन आम से ऊंट सवारों को मैंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो नमीरा भाभी कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी है। मायरा ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क इतनी छोटी थी कि गाड़ी बैक करने में उसे वक्त लगता। इसीलिए समीर जीप से कूद गया और उन ऊंटों के पीछे दौड़ते हुए चीखा, रुको, मेरी बात सुनो, रुको रुको, कहां जा रहे हो? समीर को अपने पीछे आते देखकर उस ऊल जलूल शख्स जिसका नाम औघड़नाथ था, उसने अपने मुंह से एक अजीबोगरीब आवाज निकाली। इस आवाज के साथ ही दोनों ऊंटों ने रफ्तार पकड़ ली। समीर ने जब ऊंटों को दौड़ते हुए देखा तो वो फौरन रुक गया। वो जल्दी से वापस पलटा और उछलकर अपनी जीप में आ गया। उसने जल्दी से गाड़ी बैक की और स्पीड बढ़ा दी। आगे एक मोड़ था और वो दोनों ऊंट अब उस मोड़ की वजह से नजर नहीं आ रहे थे। इस सड़क के दोनों तरफ बाग थे। जीप जब उस मोड़ से कटकर सीधी सड़क पर पहुंची तो वो दोनों ऊंट वहां नहीं थे। सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। समीर ने मायरा की तरफ देखा। वो भी हैरान थी। कहां गए वो दोनों ऊंट? इतनी जल्दी तो वो गायब नहीं हो सकते। कहीं वो इन पेड़ों में तो गुम नहीं हो गए? मायरा, तुम सड़क के इस तरफ नजर रखो, मैं उधर देखता हूं। समीर जीप को 2-2.5 किलोमीटर तक पीछे ले गया, लेकिन उन्हें वो ऊंट कहीं दिखाई नहीं दिए। बड़े आश्चर्यजनक रूप से वो गायब हो गए थे। निराश होकर समीर ने फिर से जीप बैक की और मायरा के गांव की तरफ बढ़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। उसने पहले ऊंट पर नमीरा को एकदम साफ साफ देखा था और पीछे बैठा वो मलंग सा आदमी, वो भी उसे याद था। क्या ये सब उसकी नजर का फरेब था? आखिर वो दोनों ऊंट इतनी तेजी से गायब कहां हो गए? वो खामोश बैठा ख्यालों में उलझा ये सब सोचता रहा, तब तक जब तक कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं गए। नमीरा की सूरत ने समीर को तड़पा दिया था। वो जैसे नींद में गाड़ी चलाकर यहां तक पहुंचा था। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में कुछ करार आया था, लेकिन इस एक ही झलक ने उसे दोबारा बेचैन कर दिया था। सांप के हमले के बाद रोशन राय ने नमीरा और उसकी बच्ची की सारी कहानी समीर को सच सच बता दी थी। समीर ने रौली से नमीरा की लाश ढूंढने को भी कहा था और रौली ने उसे समंदर किनारे ढूंढा भी था, उस जगह पर भी जहां पर उसने नमीरा को दफनाया था। लेकिन उन्हें वहां नमीरा की लाश नहीं मिली थी। वो लाश उन्हें मिलती भी कैसे? लाश को तो उसी दिन वो भीम का हूरा निकाल ले गया था। हूरा ने नमीरा की लाश दरिया किनारे किसी खास जगह पर रख दी थी और खुद वहां से चला गया था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसे इस लाश को वहां रखने को क्यों कहा गया है। उसे तो जो हुक्म दिया गया था वो उसने अंजाम दे दिया। दरअसल दरिया किनारे एक शमशान घाट था। एक ऊंची जगह पर बनी झोपड़ी में औघड़नाथ मौजूद था। वो आसन लगाए आंखें बंद किए ध्यान में मग्न था, जबकि उसकी झोपड़ी के बाहर बैठे 3 साधु चिलम पीने में मगन थे। जैसे ही लाश नदी किनारे पहुंची, औघड़नाथ की आंखें फौरन खुल गईं। वो मारे खुशी के नारे लगाने लगा, आ गई लाश आ गई, सो पूजा का सामान आ गया, जय काली। उसकी आवाज सुनकर तीनों साधु अंदर आ गए। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? अरे जाओ, जल्दी जाओ, ठिकाने पर पहुंचो, शव पूजा का सामान आ गया, आज रात शव पूजा होगी। औघड़नाथ ने उन्हें जैसे खुशखबरी सुनाई थी। चरस का नशा तो उन पर पहले ही सवार था। एक औरत की लाश की खबर ने उनके नशे को दोगुना कर दिया। वो फौरन ही लाश की तरफ रवाना हो गए। लाश किनारे पर एक खास जगह पर मौजूद थी। एक नौजवान और बला की खूबसूरत औरत की लाश देखकर औघड़नाथ के चेलों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई।
तीनों मारे खुशी के झूम उठे। एक चेले ने, जो इन तीनों में सबसे कद्दावर और मनहूस शक्ल का था, उसने नमीरा की लाश को अपने हाथों में उठाया और वो तीनों जल्दी जल्दी झोंपड़े में वापस आ गए। इस चेले ने नमीरा की लाश को औघड़नाथ के कदमों में रख दिया। औघड़नाथ ने आंखें खोलकर लाश का जायजा लिया और वो भी एक खूबसूरत नौजवान औरत की लाश देखकर खिल उठा। उसने एक नारा बोला, जय काली। तेरा वार कभी ना जाए खाली। औघड़नाथ के तीनों चेले पूजा की तैयारी में लग गए। आज की रात खास थी, अमावस की रात। ये रात शव पूजा के लिए एकदम उपयुक्त थी और संयोग से आज उनके हाथ एक लाश भी लग गई थी। रात 12 बजे के आसपास शव पूजा प्रारंभ हुई। तीनों चेले लाश के पैरों की तरफ बैठ गए और औघड़नाथ सिरहाने की तरफ। उसके सामने आग जल रही थी। इस आग में शमशान घाट से जमा की गई अधजली लकड़ी के टुकड़े वो कुछ पढ़ते पढ़ाते झोंक रहा था और वो तीनों चेले बारी बारी से लाश पर पानी के छींटे मारते जाते थे और साथ ही समवेश स्वर में पता नहीं क्या बोल रहे थे। ये शायद लाश में जान फूंकने का प्रतिष्ठान था। अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण, ऊल जलूल हरकतें, औघड़नाथ के पल पल रंग बदलते चेहरे और भाव भंगिमाएं, शमशान का सन्नाटा और ये चांडाल चौकड़ी। बड़ा ही भयानक मंजर था ये। और फिर लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार लाश में हरकत पैदा हुई। अनहोनी, अविश्वसनीय चमत्कार। सबसे पहले नमीरा के पांव का अंगूठा हिला, उसके बाद हाथ, और फिर लाश ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुली देखकर औघड़नाथ ने अपना अमल तेज कर दिया। वो जल्दी जल्दी लकड़ी के टुकड़े सामने जलती आग में झोंकने लगा। उसके मंत्रोच्चारण में भी तेजी आ गई थी। लगभग 1 घंटा यह अनुष्ठान इसी तरह जारी रहा और इन चारों शैतानों ने खौफजदा होने की बजाय एक और नारा लगाया, जय काली, तेरा वार न जाए खाली। जल्दी से इस लाश को कर दे खाली। उस शैतान के चेलों के ख्याल के अनुसार नमीरा के अनुसार में काल की रूह प्रवेश कर गई थी और वो उनके इस अमल के मुताबिक और अनुष्ठान के फलस्वरूप लाश की सफाई कर रही थी। लाश को खाली करने से उनका क्या मतलब था ये तो वही जानते थे। लगभग आधे घंटे तक वो लाश बार बार उठकर बैठती रही। फिर एक वक्त आया कि वो आराम से लेट गई। उसके मुंह से धुआं सा निकला, मानो उसकी सफाई का काम पूरा हो गया था। मसान काली शायद उस लाश को छोड़कर जा चुकी थी और अब ये वो पल थे जब लाश में उन्हें अपने पसंद की रूह प्रवेश करानी थी और ये काम 4 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए था। औघड़नाथ ने ये सब पहले ही सोच रखा था। उसे इस लाश में किसी आत्मा को तो प्रवेश दिलाना ही था। वो थी शांति। शांति उसके दिल की रानी थी। उसकी मौत अभी हाल ही में हुई थी। वह इस शमशान घाट में इसी झोंपड़ी में औघड़नाथ के साथ रहती थी। एक रात उसे तेज बुखार आया और अगले दिन वो चल बसी। औघड़नाथ अकेला रह गया था और वो एक लाश की तलाश में था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे एक जवान और बेहद ही खूबसूरत औरत की लाश मिली थी। औघड़नाथ ने जब अपना कार्यक्रम शुरू किया तो कहीं दूर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। यूं महसूस होने लगा जैसे झोंपड़ी के आसपास सैकड़ों बंद रूहों ने शोर मचा रखा हो। औघड़नाथ ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया। पेट्रोमैक्स की रोशनी में चाकू की तेज धार चमक रही थी। उसने हाथ आगे करके चाकू की नोक को आग पर रख दिया और जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने चाकू को आग से हटाया, सीधा किया। उसने झोंपड़ी के प्रवेश द्वार की तरफ देखते हुए चाकू को किसी बंदूक की तरह तान दिया
और बड़े ही अर्थपूर्ण अंदाज में बोला, चल आजा। उसके ये कहते ही हल्के पीले रंग का एक साया सा अंदर दाखिल हुआ। वो थोड़ा धुंधला सा था, लेकिन उस धुंधले से साए में एक शक्ल थी। वो एक इंसानी आकृति सी नजर आती थी। इस आकृति के अंदर आते ही अवघड़नाथ ने चाकू की नोक से नमीरा के अंगूठे की तरफ इशारा करके कहा, चल घुस जा, बोल जय काली, तेरा वार कभी ना जाए खाली, जय महाकाल, चल शाबाश, जल्दी कर। वो आकृति नमीरा के पैरों के पास जाकर रुक गई। अवघड़नाथ अपने चाकू से बराबर उस धुएं को लाश में घुसने का इशारा कर रहा था और वो बड़बड़ाता भी जा रहा था। वो आकृति सूक्ष्म होने लगी और छोटी होते होते आखिरकार लुप्त हो गई। लगता था जैसे वो सारा धुआं अंगूठे के जरिए नमीरा के जिस्म में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पूरी होते ही अवघड़नाथ ने वो चाकू जल्दी से जमीन में गाड़ दिया और बोला, हाँ शांति, तूने बसेरा कर लिया ना? हाँ कर लिया। नमीरा के होठ हिले, लेकिन यह आवाज नमीरा की नहीं थी, कोई अजनबी आवाज थी। चल चल फिर उठकर बैठ जाना। ये सुनते ही नमीरा उठकर बैठ गई। अब वो नमीरा नहीं थी, शांति हो गई थी। शरीर नमीरा का और आत्मा शांति की। देख शांति, मैंने तुझे वापस बुला लिया। हाँ अवघड़, मैं परेशान थी, भटक रही थी, तेरी जुदाई मुझसे सही नहीं जा रही थी। शांति ने खड़े होते हुए कहा। अवघड़नाथ के चेलों ने कहा, महाराज अब हम क्या करें, क्या आज्ञा है आपकी? तुम लोग जाओ मजे करो, मैं कुछ देर में तुम्हारी झोंपड़ी में आता हूं। जो आज्ञा महाराज। ये कहकर वे तीनों झोंपड़ी से निकल गए और उनके जाते ही अवघड़नाथ ने शांति का हाथ थाम लिया। शांति उसके गले से लिपट गई। शांति के रूप में ही सही, मगर नमीरा जी उठी थी।